तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुनबा जाओची को एल्डर सीकोंग के पास लेकर जाता है। एल्डर सीकोंग जाओची से कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो जाओची एल्डर सीकोंग को अपने बारे में बताता है। वो उनसे कहता है मेरा नाम युनची है और मैं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से यहाँ पर आया हूँ। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में आपके एक पुराने दोस्त हैं, उनका नाम जाओ ली है, मैं उनका पोता हूँ। बात सुनते ही सीकोंग जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं उस बंदे को जानता हूँ, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। जाओची उनसे कहता है मेरे ग्रैंडफादर अभी भी वहीं पर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में है, लेकिन उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और साथ ही वो अपने पास से टोकन उनको देता है और कहता है ग्रैंडपा ने मुझे ये टोकन दिया था और आपको देने को कहा था। एल्डर सीकोंग कहते हैं 7 साल गुजर चुके हैं, अगर 7 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे बेटे की जान नहीं बचाई होती तो मेरा बेटा मर चुका होता। मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी डिसेंडेंट जिंदा नहीं बच पाता। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उसका ग्रैंडसन इतना बड़ा हो चुका है और आज यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है। युनबा जाओची से कहता है जीजा जी तुम्हारा नाम तो जाओची है, तुमने अपना नाम युनची क्यों बताया है। जाओची उसे कहता है तुम्हें तो पता है कि 6 महीने पहले जाओ फैमिली वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसी वजह से मैं जाओ फैमिली का नाम अब अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। मैंने अपना नाम चेंज करके अब अपना नाम युनची रख लिया है। सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सीकोंग से कहते हैं मैंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी कुछ सुना है और मुझे लगता है कि तुम्हारी जाओ फैमिली अंधी हो चुकी है, जिन्होंने तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया। तुम वाकई में एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो। तुम्हारी उम्र अब इस वक्त अभी सिर्फ 16 साल होगी। तुम इस वक्त अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हो। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। तुम अब इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है एल्डर, लगता है आपको कोई गलती लगी है। मेरे जीजा जी तो पैदाइश के वक्त से ही टूटी हुई मेरिडियंस के साथ पैदा हुए थे, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, इनके पास तो कल्टीवेशन थी ही नहीं, फिर ये अचानक से बेसिक राम पर कैसे पहुँच गए। जाओची उसे कहता है ये भी एक लंबी स्टोरी है और ये बात भी सच है कि इस वक्त मैं अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल पर हूँ। जाओची सीकोंग से कहता है एल्डर सीकोंग आपने मेरी कल्टीवेशन तो देख ली है, क्या मुझे अपने सेक्टर में एक डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। एल्डर सीकोंग से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें अपना डिसाइपल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मेरिडियंस को चेक करने दो कि मैं तुम्हारी पोटेंशियल को जान सकूं। वो आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसकी मेरिडियंस को चेक करते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर सीकोंग कहते हैं तुम्हारी बॉडी में इस वक्त पूरी 16 मेरिडियंस एक्टिवेटेड हैं। इस वक्त तुम्हारी उम्र भी 16 साल है, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। तो उनके सामने झुकते हुए कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिर्फ मेरी 16 मेरिडियंस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं, लेकिन असल में मेरे पास 16 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 54 मेरिडियंस अनलॉक्ड है। मैंने सिर्फ आपको 16 ही शो करवाई है, नहीं आप शॉक की वजह से बेहोश ना हो जाएं। एल्डर सीकोंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जाओची से कहते हैं क्या वाकई में तुम श्योर हो कि तुम हमारे न्यू मून मिस्टिक पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो। अपनी कल्टीवेशन तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें बिना एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पर एंट्री दिलवा सकता हूँ। तुम्हें सीधा क्लास ए में ट्रांसफर किया जाएगा, तुम यहाँ के क्लास ए के स्टूडेंट बन जाओगे। जाओची उनसे कहता है सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एल्डर बड़ी स्पीड के साथ भागते हुए जाते हैं, अंदर से जाकर एक टोकन उठाकर लाते हैं, जाओची के कंधे पर वो लगा देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा बैच है, इसको कभी मत उतारना। बैच का मतलब ये है कि तुम हमारे न्यू मून सेक्टर पैलेस के एक स्टूडेंट हो। साथ ही एल्डर भागते हुए बाहर चले जाते हैं। जाओची उनसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई एंट्रेंस सेरेमनी को पूरा नहीं करना चाहिए। एल्डर सीकोंग से कहते हैं वो सेरेमनी तो बहुत ज्यादा लंबी है, इस वजह से हम लोग उसको स्किप करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उस बैंक्वेट पार्टी में तुम भी आओ। साथ ही एल्डर सीकोंग से बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जाओची जुनबा से कहता है ये इतनी जल्दी से यहाँ से क्यों भाग गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मेरा फायदा उठा लिया, पर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। जुनबा उसे कहता है नहीं जीजा जी तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा है और वो तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे और इसी वजह से वो जल्दी से यहाँ से भाग गए हैं। तुम कहीं अपना फैसला ना बदल लो, पास भी ज्यादा कल्टीवेशन होती है, बाकी के सेक्टर वाले उस डिसाइपल को छीन लेते हैं। इसी वजह से एल्डर सीकोंग तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। और जो उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में उन्होंने मेरा फायदा उठाया है। मोली जाओची से कहती है आखिर तुम कितने दिनों तक यहीं पर इसी सेक्टर में रुकने वाले हो। जाओची कहता है मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रुकना चाहिए, ये जगह कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो जुनबा जाओची को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उसे कहता है जीजा जी मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम यहाँ पर कनेक्शंस की मदद से ज्वाइन करने वाले हो, जबकि तुम्हारे पास काफी अच्छी पोटेंशियल है, तुम्हारी कल्टीवेशन भी मुझसे ज्यादा बेहतर है। जाओची उसे कहता है मुझे खुद भी इस बारे में नहीं पता था कि मैं इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाऊंगा। मुझे ये बताओ कि एल्डर ने एक बैंक्वेट पार्टी के बारे में बताया है, वो बैंक्वेट पार्टी क्या है। जुनबा उसे बताता है वो बैंक्वेट पार्टी हमारे नए लीडर के लिए दी गई है। नया लीडर जब सिलेक्ट किया जाता है तब यहाँ पर एक पार्टी दी जाती है और यहाँ पर बाकी के सारे जितने सेक्टर्स हैं वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। लेकिन हर बार जब भी यहाँ पर ये बैंक्वेट पार्टी दी जाती है हर बार हमारे मिस्टिक पैलेस को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बैंक्वेट पार्टी में होता यह है कि बाकी के सेक्टर वाले जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आए होते हैं और हमारे नए लीडर को कंग्रेचुलेट करने के लिए आए होते हैं, लोग अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं हमारे सेक्टर को चैलेंज
करने के लिए, जहाँ पर 10 लड़के आगे बढ़ते हैं और 10 बच्चों को चैलेंज करते हैं। हम लोग हर बार 10 के 10 मैचेस को हार जाते हैं क्योंकि हमारे सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो बाकी के सारे सेक्टर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से हमारे एल्डर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। जाओची युनबा से कहता है चलो ये बात तो मानने लायक है कि बाकी के सेक्टर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर हमारे साथ आकर हमारे बच्चों को चैलेंज करते हैं इस बैंक्वेट पार्टी में। ये वाली बात समझ से बाहर है। क्या वाकई में 10 के 10 बच्चे हार जाते हैं? हमारे उसे एक भी मैच जीतने नहीं होता। क्या हमारे सेक्टर के बच्चे इतने ज्यादा वीक हैं? युनबा से कहता है जीजा जी, बात यहाँ पर वीक होने की नहीं है, बात यहाँ पर दूसरों के स्ट्रॉन्ग होने की है। वो सभी लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे सेक्टर को इंपीरियल फैमिली वालों ने फाउंड किया था, यानी कि इंपीरियल फैमिली वालों ने इसकी बुनियाद रखी थी और यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे ही बाद में इंपीरियल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि जितने सेक्टर्स हैं उन सभी की हिस्ट्री बहुत ज्यादा लॉन्ग है और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। हमारे मुकाबले में तो ज्यादा ही है। हमारे सेक्टर में जितने डिसाइपल्स आते हैं उन सभी को एक ना एक दिन इंपीरियल फैमिली को ज्वाइन करना पड़ता है। हमारा सेक्टर जो है इंपीरियल फैमिली के साथ बाउंड है कि बाकी के सारे सेक्टर्स में जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग फ्री हैं, वो आजादाना अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग कम स्ट्रॉन्ग हैं। जाओची युनबा से कहता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कल्टीवेशन हाई होती है वो सभी बहुत ज्यादा प्राउड और एरोगेंट होते हैं। इनमें से कोई भी इंपीरियल फैमिली को ज्वाइन करने के लिए किसी सेक्टर को ज्वाइन नहीं करेगा। लोग आजाद रहकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। युनबा जाओची से कहता है हमारे बैंक्वेट में 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनके यहाँ पर आकर चैलेंज करने के बाद हमारा कोई बच्चा उनके सामने टिक नहीं पाता, ताकि इंपीरियल फैमिली वाले भी उनके साथ पंगा नहीं लेते। एक तो उनमें से फ्लेमिंग स्काई सेक्टर वाले हैं जबकि दूसरे जाओ सेक्टर की छोटी ब्रांच से हैं, यानी कि आपके सेक्टर के लोग हैं। जाओची से कहता है ये ब्रांच सेक्टर क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। युनबा जाओची को उनके बारे में बताता है कि मैंने आपको बताया कि वो जाओ सेक्टर की ब्रांच सेक्टर्स हैं। इसका मतलब यह है कि वो सारे ही जाओ सेक्टर के आउटर डिसाइपल्स होते हैं जो कि जाओ सेक्टर के मेन सेक्टर में रहने के लायक नहीं होते। इसी वजह से उन्हें सेक्टर से निकाल दिया जाता है और वो अपनी छोटी ब्रांचेस में रहते हैं। हालांकि वो अपने सेक्टर के लिए बेकार होते हैं, तो वो सभी लोग अपने सेक्टर में रहने के लायक नहीं होते, इसी वजह से उनको निकाला जाता है। लेकिन उनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जितने भी लोगों को वो डिफेक्टेड करके अपने सेक्टर से निकालते हैं वो लोग हमारे न्यू मून पैलेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जाओची युनबा की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। इसने बताया कि साइड ब्रांचेस वाले लोग भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो इनकी मेन ब्रांचेस कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। युनबा काफी ज्यादा खुश होता है और जाओची से कहता है जीजा जी, इस बार का बैंक्वेट पिछली बार के बैंक्वेट से काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। पिछली बार 5 साल पहले बैंक्वेट पार्टी में हमारे 10 के 10 स्टूडेंट्स हार गए थे और बहुत ही बुरी तरह से हारे थे, लेकिन इस बार हमारे पास काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जाओची से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमारे यंगर जनरेशन में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? हमारे पास कोई मौका है आज के मैचेस को जीतने का। तो युनबा जाओची को सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है जरा सामने उस लड़के की तरफ देखो। हालांकि दिखने में वो काफी ज्यादा हटा कटा है लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। उसके मसल्स तो देखो, उसके मसल्स काफी ज्यादा मजबूत हैं। इस वक्त वो अपनी बेसिक मिस्टिक स्टेज के 3rd लेवल पर है। जबकि जाओची उस हटे कट्टे बंदे को देखकर सोच रहा होता है, इसे लगता है कि वो बंदा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सिर्फ मसल्स हैं, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी से फाइट करके जीत नहीं सकता। फिर साथ ही युनबा से कहता है जीजा जी जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर वो लड़का जो कि अपने हाथ में बुक लेकर खड़ा है वो एक मार्शल आर्ट्स की बुक को पढ़ रहा है। काफी ज्यादा जीनियस है और इस वक्त वो अपनी कल्टीवेशन में काफी हाई है। उसकी उम्र 18 साल है, अपनी बेसिक मिस्टिक स्टेज के 5th लेवल पर है। उसके पास बहुत सारी नॉलेज है और यही नॉलेज उसकी स्ट्रेंथ बनती है। जाओची उसकी बुक की तरफ घूर कर देखता और कहता है पता नहीं ये लड़का कौन सी मार्शल आर्ट्स की बुक की बात कर रहा है। वो लड़का तो साफ साफ अपने हाथ में गंदी नावल लेकर खड़ा है, वो सिर्फ एक ठरकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। साथ ही युनबा से कहता है हमारे इस बार के सबसे ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस बच्चे 2 हैं, उनमें से एक का नाम मूरोंग है और दूसरी का नाम जूरो है। स्पेशली जूरो वो 18 साल की है, वो इस वक्त अपनी बेसिक मिस्टिक स्टेज के 8th लेवल पर है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। इस वक्त वो हमारे सेक्टर की नंबर 1 जीनियस है। वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा खूबसूरत है बल्कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी है, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है। जबकि जाओची युनबा की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है उस गंदी नावल पढ़ने वाले लड़के को कहा कि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़ रहा है। अगर मैं इसकी बात पढ़ रहा हूँ तो फिर तो वो लड़की खूबसूरत हो ही नहीं सकती, वो बहुत ज्यादा अगली होगी। इस वक्त जूरो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो? और जूरो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। मुझे उसकी तरफ देखता और कहता है इसने कहा था कि ये खूबसूरत है, ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। युनबा उन दोनों से कहता है मूरोंग जूरो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जूरो से कहती है हम लोग हर मेडिसिनल हॉल की तरफ जा रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ से अपने लिए कुछ मेडिसिन को चूज कर सकें, कुछ जड़ी बूटियाँ ला सकें। फिर साथ ही वो जाओची के बारे में उससे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। जाओची उन्हें अपने बारे में बताता है मेरा नाम युनची है और मैं इस सेक्टर में नया हूँ। यहीं पर युनबा आगे बढ़ता है और जाओची की तारीफ करते हुए कहता है ये मेरा जीजा है, इसने आज ही
हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया और ये हमारी क्लास में है। ज़ोरो जाओची से कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना हैंडसम लड़का हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। हमारी क्लास की सारी लड़कियां तो इसके लिए पागल हो जाएंगी। फिर साथ ही ज़ोरो हमारे जाओची से कहती है, अब ये भी तुम्हारे इस छोटे दोस्त ने कहा कि तुम इसके जीजा जी हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? जाओची जैसी वहाँ पर उसको कुछ बताने लगता है, जुनबा आके पड़ता है और उसे कहता, हाँ इसकी शादी हो चुकी है, ये मेरा जीजा जी है क्योंकि इसकी मेरी बहन के साथ शादी हुई है। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन 6 महीने पहले इसकी और मेरी बहन की शादी हुई थी। ज़ोरो से कहती है, तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, लगता है कि तुम्हारी दुल्हन बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं उसे कहता, हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारा जाओची यहाँ पर लड़की बिठाने की कोशिश कर रहा था और जुनबा ने उसके सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओची यहाँ पर लड़की फंसाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।